गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पाठ 11, मानव शरीर और अंग संस्थान। इसके पहले मानव शरीर और अंग संस्थान के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने सीखा श्वसन संस्थान। श्वसन संस्थान के बारे में जानकारी ली। श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंग काम करते हैं और प्रत्येक अंग का क्या क्या रोल है, क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और आज हम देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण संस्थान, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं इसमें शरीर के, और इसका महत्व क्या है, और खून का, रक्त का क्या कार्य है, या रक्त परिसंचरण संस्थान में जो पार्ट्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसका क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हम देखेंगे। शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्न घटक, वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका रोल क्या है, अगर हम ध्यान से समझें इसको, तो श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, एवं उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, जो पाचन संस्थान, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का कार्य एक दूसरे के बिना अधूरा है। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी पानी पिया, श्वसन संस्थान के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन ली, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन संस्थान था, उसमें जो भी खाना हम लोगों ने खाया, उसके पचने के बाद की जो क्रिया थी, जो जूसेस थे, वो सब किस तरह से ब्लड के माध्यम से, रक्त परिसंचरण के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में जाते हैं, एक कोशिका तक पहुंचने का कार्य करते हैं। उसके बाद खाने के बाद जो भी वर्ज्य पदार्थ बचा, वेस्ट प्रोडक्ट्स इसको कहते हैं, वो किस तरह से शरीर से बाहर निकालना है, इन सब कामों में सपोर्ट करने का काम रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्त वाहिनियां और केश वाहिनियों का समावेश होता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणी, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, ये सब, इन सभी में रक्त परिसंचरण संस्थान के लिए स्वतंत्र संस्थान, अर्थात प्रत्येक सिस्टम बना हुआ है शरीर के अंदर। जो भी बड़े प्राणी हैं, बड़े जीव हैं, मनुष्य है, जैसा पहले हम लोगों ने श्वसन संस्थान देखा, पाचन संस्थान पहले की कक्षाओं में भी पढ़े हम लोग, उसी तरह से रक्त परिसंचरण संस्थान भी एक स्वतंत्र संस्थान होता है। इसमें भी शरीर के कई अंग एक साथ भाग लेते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं जब तक हमारा जीवन चलता है। तो रक्त परिसंचरण संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हृदय, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां क्या है, जो ब्लड वेसल्स है, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करती है, और उससे भी बारीक होती है केश वाहिनियां। इन सब चीजों का समावेश रक्त परिसंचरण संस्थान में होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हृदय, हार्ट, संरचना और कार्य। हृदय का क्या कार्य है, उसकी संरचना कैसी है, किस तरह की बनावट है, और वह किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो छाती का पिंजरा है, केज, रिब केज, उसके लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। हम लोग पूरी तरह से बाई भाग में नहीं होता, लगभग मध्य भाग में, ज्यादा भाग उसका बाई तरफ होता है और थोड़ा सा कम भाग दाहिनी तरफ होता है। वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाईं ओर थोड़ा झुका होता है। कल हम लोगों ने फेफड़ों का चित्र देखा था इसके पहले, और फेफड़ों के बीच में दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, लंग्स जिसको कहते हैं, उसमें बाईं ओर थोड़ा सा अधिक झुका हुआ हमारा हृदय होता है। हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर। मुट्ठी अगर हम बांधते हैं तो जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी का आकार होता है, उतना बड़ा प्रत्येक व्यक्ति की जो मुट्ठी होगी, उतना बड़ा उसका हृदय होगा, और उसका वजन लगभग 360 ग्राम होता है। एक अंदाजित किया गया है 360 ग्राम। जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी उसका हृदय थोड़ा सा बड़ा होगा, वेट कम ज्यादा हो सकता है। तो लगभग इसका अंदाज वजन 360 ग्राम
दिया हुआ है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदयावरण, हृदयावरण डबल लेयर, हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए द्विस्तरीय आवरण होता है। और दो स्तरों में एक द्रव्य रूप पदार्थ होता है जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। अर्थात हृदय को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, किसी भी आघात से, किसी भी घर्षण से बचाने के लिए इसके अंदर द्रव्य स्वरूप पदार्थ होता है। और हृदय का जो आवरण होता है वह दो स्तरों में होता है। अब यहाँ पर दिया है हृदय किस तरह से बना है। मानव हृदय यह एक स्नायु मांसल अवयव है। मांस का गोला, जिस तरह से मांस का गोला होता है उसी तरह से हृदय होता है। मांसल स्नायु मसल्स होते हैं। हृदय यह हृदय पेशी से बना होता है। जो पेशियां है, मांसपेशियां, उससे मिलकर के बना हुआ हमारा हृदय। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक अर्थात अपने आप सुचारू रूप से यह कार्य करते रहता है, चलते रहता है। इस पर हमें कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है और इसी को हृदय स्पंदन कहते हैं। दिल का धड़कना, हृदय का स्पंदन अर्थात दिल का धड़कना, वह सुचारू रूप से अपना काम करते रहता है। एक तरह से शिथिलन, फ्री हुआ हृदय, फिर संकुचित, फिर फ्री हुआ, फिर संकुचित, अर्थात संकुचन व शिथिलन एक निश्चित ताल में लगातार चलते रहता है और इसी को हार्ट बीट, हार्ट का स्पंदन, दिल का धड़कना कहते हैं। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्वा पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसे दो भाग हो जाते हैं। हृदय का दो भाग, इस तरफ दाहिना शिरा और एक तरफ बायां, लिखा है यहाँ पर दाहिना भाग और बायां भाग। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्व पर्दे के कारण, ऊर्ध्व पर्दे तो सीधा पर्दा दिखाई दे रहा है। इस तरह से हृदय के दो भाग हुए, एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग। इन दोनों भागों के पुनः दो दो कक्ष होते हैं, दो और कंपार्टमेंट्स इसके अंदर है। इस प्रकार हृदय के चार कक्ष हुए, ऊपर का कक्ष और फिर एक इस तरह से नीचे। इस तरह से हृदय के चार कपाट या चार कक्ष होते हैं। दाई तरफ दो और बाई तरफ दो, चार कंपार्टमेंट हुए। ऊपरी कक्ष को आलिंद तथा निचले कक्ष को निलय कहते हैं। आलिंद और निलय, यहाँ पर अगर हम आकृति में देखें, हृदय की आकृति है, मध्य भाग से एक तरफ दाया भाग और सबसे ऊपर दिया है ऊर्ध्व महाशिरा, फिर दाहिनी धमनी और राइट में इस तरफ दिखाई दे रहा है महाधमनी, फिर बाई धमनी, बाया आलिंद, आलिंद और निलय दो भाग। जो चार कंपार्टमेंट में दाया आलिंद और दाया निलय, उसी तरह से बाया आलिंद और बाया निलय। इस तरह से हृदय में चार कपाट होते हैं। इस तरफ भी हम देख सकते हैं दाहिनी ओर की शिरा, दाया आलिंद, फिर नीचे की तरफ है अधो महाशिरा, आलिंद और निलय। इसको ठीक से याद रखना है हमको। फोर कंपार्टमेंट, चार कंपार्टमेंट, चार कक्ष हृदय में। और ऊपर का जो भाग है उसको आलिंद कहते हैं, नीचे का जो भाग है उसे निलय कहते हैं। इस तरह से दाहिनी ओर का दाया आलिंद, बाईं ओर का बायां आलिंद और उसी तरह से जो नीचे का भाग है निलय, दाया निलय और बाया निलय, निचले कक्ष को निलय कहते हैं। और धमनी, महाधमनी, महाधमनी यहाँ पर दिखाई गई है। जो मुख्य धमनी है, ब्लड जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य महाधमनी का है। अर्थात महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है। उसी तरह से जो शिराएं, जो नीले रंग का दिखाया गया है वह शिराएं, उसे शिरा कहते हैं। इसके अंदर शरीर के चारों ओर से, पूरे शरीर के अंदर से जो अशुद्ध रक्त है वह यहाँ तक लाने का काम ये शिराएं करती हैं और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि धमनी और शिरा का मुख्य रोल। और जो धमनियां होती हैं काफी मोटी होती हैं, क्योंकि जब हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है तेजी से, तो उसके बाद उसके अंदर से ब्लड बड़ा तेजी से फव्वारे की तरह निकलता है। और जब फव्वारे की तरह निकलता है तो उसका आघात सहने के लिए, उस आघात को सहने के लिए
जो हृदय है उसकी जो धमनियां है काफी मोटी होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि महाधमनी का जो कार्य है वो बहुत बड़ा है, बड़ा रोल है हृदय में। शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाने का कार्य महाधमनी करती है। और शरीर के सभी भागों से जो अशुद्ध रक्त आता है उसे फिर से हृदय के अंदर से वह लंग्स तक जाने का कार्य करता है, वहां पर प्योरीफाई होता है। उसका उसमें सबसे बड़ा रोल महाशिरा का होता है। और यहाँ पर जो नीला रंग दिखाया गया है वह अशुद्ध रक्त, और जो लाल रंग है वह शुद्ध रक्त। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाई धमनी जो है वह नीले रंग की दिखाई गई। तो बाई धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसी तरह से दाहिनी ओर की जो शिरा है उसके अंदर जो ऑक्सीकृत रक्त मतलब शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर दिया है रक्त वाहिनियां, संरचना एवं कार्य। रक्त वाहिनियों की संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, हम देखते हैं। हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है जिससे रक्त वाहिनियों में भी निरंतर रक्त प्रवाहित होते रहता है। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, धमनी तथा शिरा। हम लोगों ने देखा धमनी तथा शिरा दो हृदय के अंदर से निकलने वाली रक्त वाहिनी है। मुख्य उसमें से धमनी तथा शिरा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, देखा चित्र में कि धमनी जो है उसके अंदर शुद्ध रक्त है, ऑक्सीकृत रक्त है, ऑक्सीजन से युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त है वह प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर फिर से दिया है धमनी, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियां कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनियां शरीर में गहराई तक स्थित होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है, इनकी गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते। तो हमने देखा जो धमनी है उसकी जो दीवारें हैं वह मोटी होती हैं, और धमनियां हमारे शरीर में काफी गहराई तक अंदर होती हैं, और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। सिर्फ एक धमनी है जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, जो नीले रंग से चित्र में दिखाई गई थी, उसे उसमें सिर्फ अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त होता है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, और शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। तो हम धमनी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है, और धमनियों में कपाट नहीं होते, ये इसकी विशिष्टता है। उसके बाद शिराएं, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्त वाहिनियों को शिराएं कहते हैं। फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर अन्य सभी शिराओं में से अनऑक्सीकृत रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः सिराएं त्वचा की सतह के पास स्थित होती है, इसकी भित्ति पतली होती है। उसी प्रकार इनके गुहाओं में जाते हैं, अर्थात जो सिरा है वह शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त ला करके हृदय तक पहुंचाती है। मतलब जो धमनी है वह क्या है कि शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त ले जाने का काम की, और जो सिरा है वह पूरे शरीर के भाग से अशुद्ध रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, अनाक्सीकृत रक्त है, वह हृदय तक लाने का काम करती है। इसका मतलब शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, शिराओं में कपाट होता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो धमनी और शिराएं दो अलग अलग। धमनी का कार्य शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाना, और शिराओं का काम है शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना। और ये बीच में जो दिखाई गई है वह सूक्ष्म रक्त वाहिनियां, केस वाहिनियां, इनका काम काफी बारीक होती है। रक्त का जो आदान प्रदान है इनके माध्यम से होता है। अब यहाँ पर केस वाहिनियां या केशिकाएं, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, केस वाहिनियों का बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या है वो देखते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियां अधिक महीन शाखाओं में, हमने देखा कि धमनियां काफी मोटी पाइप की तरह है, और वह आगे जाकर के पतली पतली होती चली जाती है केस वाहिनियों में। जैसे अगर किसी बड़ी इमारत को हम ध्यान से देखें तो उस पर पानी की टंकी बनी होती है, और वहां पर पानी सप्लाई के लिए एक मोटी पाइप होती है। उस पाइप में से फिर छोटी छोटी पाइपें निकलती हैं जो हमारे घरों तक आती है। उसी तरह से हृदय का भी काम है। हृदय क्या कर रहा है,
उसके अंदर जो एक मोटी पाइप है उसको धमनी कहते हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी पतली पतली पाइप है पूरे शरीर तक जाती है उसको केश वाहिनियां या केशिकाएं या कैपिलरीज करते हैं। और वो छोटे छोटे पाइप जैसे विभाजित होते जाते हैं उससे प्रेशर बढ़ते जाता है। उसी तरह से कैपिलरीज जो होती है अंत में बालों के आकार की, जैसा अगर हम कैपिलरीज को ध्यान से देखना है तो आंखों के अंदर इस तरह से जो पतली केश वाहिनियां है उसको आसानी से देख सकते हैं। उनका व्यास धीरे धीरे छोटा छोटा होते चले जाता है, वह पतली दिखाई देती है, उन्हें केशिका कहते हैं। केशिका काफी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएं हैं। केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण केशिका और केशिकाओं के कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो इतनी बारीक होती है कि इनके बीच और जो कोशिका सेल्स है उनके बीच जो भी पदार्थ है उसका आदान प्रदान आसानी से हो सके। इस आदान प्रदान में क्या क्या चीजें होती है? रक्त के ऑक्सीजन, अन्न घटक जो भी हम लोगों ने खाया जो डाइजेस्टिव जूसेस है, फिर संप्रेरक और जीवन सत्व जो भी विटामिन है वह सब कोशिकाओं में आसानी से घुल जाते हैं। उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं, अर्थात वर्ज्य पदार्थ जैसे पसीने के रूप में निकल रहे हैं या जो भी टॉयलेट्स के रूप में निकलते हैं, वह सब यह सब केशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली अर्थात जो पतली पतली थी केश वाहिनियां वो अब थोड़ी सी मोटी होकर के सिराओं के साथ मिलती जाती हैं। और जो भी अशुद्ध रक्त है अनऑक्सीकृत रक्त है उसे हृदय तक ले जाने का काम ये सिराएं करती है। प्रत्येक अंगों में केश वाहिनियों का एक जाल सा बना होता है, एक नेट की तरह होता है। जिस तरह से वेब होता है, नेट होता है, उस तरह से केश वाहिनियां होती है। अर्थात केश वाहिनियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रक्त परिसंचरण संस्थान में होता है। अब यहाँ पर दिया है सामान्यतः निरोगी मनुष्य के हृदय की प्रति मिनट 72 स्पंदन होते हैं। अगर हार्ट बीट चेक करते हैं हम लोग या डॉक्टर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हर मिनट में 72 बार स्पंदन जो धड़कन होती है वह पता चलती है, उतना बार वो फंक्शन करता है। व्यायाम करने या काम करने से उसी प्रकार मन में निर्माण होने वाली भावनाओं के कारण हृदय के स्पंदन बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार ऐसा दिखाई देता है कि मनुष्य आराम करते समय या सोते समय स्पंदन कम हो जाते हैं। छोटे बालकों में हृदय के स्पंदनों की संख्या अधिक होती है। मैंने बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति दौड़ करके सीढ़ियां चढ़ता है या भागता है दौड़ता है या कोई श्रम का काम करता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय की जो गति है जो स्पंदन है वह बढ़ जाता है। सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है, किंतु अधिक काम करने पे या व्यायाम करने पे या दौड़ने पे या बहुत अधिक मानसिक तनाव लेने पर हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। ज्यादा सोचते हैं या किसी चीज को देख करके अगर हम घबरा जाते हैं तो हमारी भावनाएं बेकाबू हो जाए, ऐसे समय हमारा हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। और जब हम सोते रहते हैं आराम करते हैं उस समय स्पंदन कम हो जाता है। और जो छोटे बालक है उसमें हृदय के स्पंदन की संख्या एक सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। हृदय का स्पंदन होते समय दो प्रकार की आवाजें आती हैं, एक लब और दूसरा डब। ऐसा वर्णन लब डब इस तरह का कंटिन्यूअस फंक्शन हृदय का चलते रहता है। इस तरह की आवाज का वर्णन किया गया, लब डब जैसे इस तरह की आवाज चलती रहती है। हृदय प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलीलीटर रक्त आगे ढकेलता है। हृदय का कार्य क्या है? जैसे पंप होता है, पानी का पंप जिस तरह से पानी को पहुंचाने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है, उसी तरह से हृदय भी हमारा एक पंप की तरह प्रेस होगा, आकुंचन स्परण इस तरह से जो फंक्शन करते रहता लगातार, इसमें ब्लड को आगे पहुंचाने का काम, शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम, और अशुद्ध रक्त को फिर लंग्स तक पहुंचाने का काम, फेफड़े तक पहुंचाने का काम, यह फंक्शन लगातार चलते रहता है। और इस प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलीलीटर 75 ml रक्त आगे ढकेलने का काम हमारा हृदय करता है। हृदय में परिसंचरण और हृदय का कार्य, हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त पहुंचाने की और वहां से पुनः हृदय की ओर लाने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। हम लोगों ने देखा धमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने का कार्य हृदय करते रहता है, और उसी के साथ पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त फिर से वापस लाना सिराओं के माध्यम से, यह जो क्रिया अनवरत चल रही है इसे ही रक्त परिसंचरण कहते हैं।
रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहने के लिए हृदय का एकांतरित रूप से संकुचन एवं शिथिलन का कार्य, संकुचन और शिथिलन, हृदय का लगातार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर हृदय का स्पंदन होता है। एक हार्ट बीट, एक बार संकुचित हुआ फिर बाहर गया, इस तरह से एक स्पंदन। और ऐसे नॉर्मल 72 बार हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में। इसके पहले तो इस तरह से जो हृदय का फंक्शन है वह लगातार चलते रहता है। ओके, रक्त यह लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीजन कृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है। तो रक्त के बारे में दिया है, रक्त यह लाल रंग का प्रवाही पदार्थ है। रक्त यह तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीकृत रंग का रक्त का रंग गहरा लाल होता है और इसका स्वाद जो है नमकीन, सॉल्टी होता है थोड़ा सा। अगर हम लोग अपने रक्त को चखें उसका स्वाद थोड़ा सा नमकीन होता है। और इसका जो पीएच है वह 7.4 कितना होता है। इस तरह से कुछ हैंग हो रहा है। रक्त के दो प्रमुख घटकों से बना है, रक्त द्रव, प्लाज्मा, रक्त कणिका, रक्त कोशिका। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट में प्लाज्मा किस तरह का होता है। रक्त द्रव हल्के पीले रंग का, पारदर्शक क्षारीय क्षारीय गुणधर्म वाला द्रव है। इसमें करीब 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रथिन, 1 से 2% अकार्बनिक घटक एवं अन्य घटक है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी आकार में छोटी होती हैं, वृत्ताकार केंद्रहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन इस घटक के कारण जो रक्त के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 50 से 60 लाख आरबीसी होते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड जब चेक कराने जाते हैं तो इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कितने, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने, इसका काउंट देख सकते हैं हम लोग जो हमारे ब्लड रिपोर्ट में आता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और वे लगभग 100 से 127 दिनों तक जीवित रहते हैं। उसके बाद अल्ब्यूम पूरे शरीर में पानी विभाजित करने का कार्य करता है। फिर ग्लोब्युलिन संरक्षण का कार्य करता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथोनबिन रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और अकार्बनिक आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम के तंत्रिका और पेशिकाओं पर नियंत्रण करते हैं। फिर श्वेत कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, श्वेत पेशी या व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। जब शरीर के अंदर कोई भी बाहरी आक्रमण करता है, जीवाणु, विषाणु, तो यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। सामान्यतः यह आकार में बड़ी केंद्रक युक्त रक्तहीन कोशिकाएं रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 5000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के 5 प्रकार हैं: बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। श्वेत कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका कार्य, श्वेत कणिका हमारे शरीर में सैनिक का काम करती है। जैसे बताया मैंने कि डब्ल्यू ब्लड सेल्स जो होते हैं शरीर में, अगर कोई बाहरी जंतु प्रवेश करता है तो उससे लड़ने का काम ये व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी करते हैं। उसके बाद रक्त पट्टिका, प्लेटिलेट्स, यह बहुत ही छोटी और तस्तरी के आकार वाली होती है। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख होती है। इसका कार्य रक्त जमने की क्रिया में भाग लेती है। यहाँ पर रक्त के कार्य दिए हैं। रक्त का कार्य क्या है? गैसों का परिवहन, फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों के कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाता है। अर्थात गैसों के परिवहन में रक्त का महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद पोषक तत्वों का परिवहन, जो भी चीजें हम खाते हैं, आहार नाल के भित्ति से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल जिनका पाचन हो चुका है, ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त में लिए लिए जाते हैं और वे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, जो भी हम लोगों ने खाया, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी अम्ल बने, ग्लूकोज बना, तरल पदार्थ बने, पोषक तत्व है, उसे ले जाने का कार्य रक्त करता है।
वर्ज्य पदार्थों का परिवहन, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में यह शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए जो भी उससे रिलेटेड शरीर का अंग है वहां तक पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। शरीर रक्षण, रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं। प्रकीर्णन तथा संप्रेरकों का परिवहन, उनकी अभिक्रिया वाले स्थान तक प्रवाहित करने का कार्य रक्त द्वारा होता है। ताप नियमन, जो टेम्परेचर बॉडी का कम ज्यादा होता है उसमें भी रक्त का रोल है। वाहिनियों के उचित विस्फारण, डायलेशन एवं संकुचन के कारण शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। शरीर में सोडियम पोटेशियम जैसे लवण का संतुलन बनाए रखने का कार्य, चोट लगने से रक्त प्रवाह होने पर वहां रक्त का थक्का बनकर जख्म को बंद करने का कार्य प्लेटलेट और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रथिन, जब कहीं भी घाव लगता है उस पे एक झिल्ली की तरह बन जाना, रक्त को रोकने का कार्य, जमने का कार्य, जख्म को बाहर ज्यादा ब्लड न बह जाए इसके लिए फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ और प्लेटलेट यह कार्य करता है। अब मानवीय रक्त समूह कौन कौन से हैं? ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स ए, बी, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रक्त समूह होता है। उसमें ए, बी, ए बी तथा ओ ऐसे 4 प्रमुख है और इसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया है ए आर एच पॉजिटिव, बी आर एच पॉजिटिव, ए बी आर एच पॉजिटिव, ओ आर एच पॉजिटिव। उसी के साथ ए आर एच निगेटिव, बी आर एच निगेटिव, ए बी आर एच निगेटिव तथा ओ आर एच निगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव मुख्य 4 हुए, ए बी, ए बी तथा ओ, और उसी के साथ पॉजिटिव और निगेटिव अर्थात 8 रक्त समूह होते हैं। रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई व्यक्ति यदि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जख्म हो गया, रक्तस्राव अधिक होने पर, या किसी व्यक्ति को एनीमिया, एनीमिया अर्थात खून की कमी शरीर में हो गई, या थैलेसीमिया कैंसर, ब्लड कैंसर जैसा व्यक्ति है, तो उसे बाहर से पूरा रक्त दिया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है कि उसके शरीर में जो सामान्य मात्रा है वह बनी रहे। जो रक्त की कमी है उसको पूरा करने के लिए बाहर से रक्त दिया जाता है, इसे रक्त आधान कहते हैं। रक्त आधान के लिए रक्त की पूर्ति कहाँ से होती है? तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जो निरोगी व्यक्ति है वह जाकर के अपने शरीर का रक्त देता है, दान देता है, एक तरह का दान है, रक्तदान महादान ऐसा माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। और यह जो रक्त है तुरंत आवश्यकता पड़ी तो दिए, नहीं तो उसे प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है। वही ब्लड बैंक का काम है। प्रशीतक एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर रखा जाता है कि वह खराब न हो, और जरूरत पड़ने पर जिससे आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। रक्तदाता कौन है? जो व्यक्ति रक्त देता है उससे रक्तदाता कहते हैं। हम भी रक्तदाता बन सकते हैं, आप लोग भी भविष्य के रक्तदाता हैं। रक्त ग्राहक कौन है? जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का अपघात हो गया और उसे खून की अचानक जरूरत पड़ी तो उसे पहुंचाने का काम, तो वह रक्त ग्राहक हुआ। ओ समूह जिसका होगा, ओ ग्रुप वाले व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान देने का काम कर सकते हैं। और ए बी समूह वाला, यूनिवर्सल रेसिपिएंट उसको कहते हैं। ए बी रक्त समूह जिस भी व्यक्ति का होगा वो सबसे रक्त ले सकता है, उसे सार्वभौम ग्राहक या यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहते हैं। और सार्वभौम दाता हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ वो रक्त समूह वाला व्यक्ति। रक्त समूह अनुवांशिक होते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो हमारे माता पिता से प्राप्त होने वाले जनकों पर आधारित होते हैं। रक्त दान करते समय दाता और ग्राहक के रक्त समूह मेल खाते हैं तभी रोगी को रक्त दिया जाता है। अर्थात ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ए या ओ वाला दे सकता है, किंतु अगर रक्त मिसमैच कर रहा है तो जहां भी ब्लड बैंक में जाते हैं तो पहले मैच करके देखता है कि दोनों व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सेम है तो ही उस पर रक्त चढ़ाया जाता है, उसे रक्त दिया जाता है। अन्यथा अगर मिसमैच हुआ तो रोगी की मृत्यु होने की संभावना होती है। इसलिए आज का रक्त जो दाता है वह कल का रक्त ग्राहक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है और दुर्घटना में, रक्तस्राव या प्रसव काल या शल्य क्रिया में ऐसे समय पे रोगी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक निरोगी व्यक्ति को दूसरे
का जान बचाने के लिए, जीव बचाने के लिए, रक्षण के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। आकुंचन सिंकचन जो बताया मैंने, हृदय लगातार धड़कते रहता है, इससे धमनियों पर की जो भित्तियां है उस पर रक्त का दाब पड़ता है, इससे ही रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब है 120 80 मिलीमीटर है, 139 से 89 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग, यह रक्तदाब मापक यंत्र है, आप लोगों ने इसको अस्पताल में देखा होगा। उसके बाद उच्च रक्तदाब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। उच्च रक्तदाब यह मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है। जिस व्यक्ति में उच्च रक्तदाब हो उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है और हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अनुशीलन दाब और प्रकुंचन दाब बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है साधारण रक्तदाब 90 से 119 और डायस्टोलिक दाब 60 टू 79, उच्च रक्तदाब 120 टू 139 मिलीमीटर, 80 टू 89 डायस्टोलिक दाब। उच्च रक्तदाब अवस्था पहली, हाई ब्लड प्रेशर की पहली अवस्था है 140 टू 159 मिलीमीटर और डायस्टोलिक दाब जो है 90 टू 99 मीटर। उच्च रक्तदाब अवस्था